आज कक्षा 10 विज्ञान पोर्शन से चैप्टर हमारा चल रहा था जैव प्रक्रम। पिछली बार भी इसी चैप्टर से कुछ वीडियो आपको सेंड किए गए थे बना के, इसके पीडीएफ को भेज दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए थे, उन टॉपिक के आज वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो टॉपिक है पहला है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में विभिन्न परिसंचरण तंत्र। क्योंकि इसके पहले के वीडियो को तो सेंड कर दिया गया था, ये टॉपिक रह गया था, तो इस टॉपिक पे हम वीडियो इसको बना रहे हैं। उसके पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। बताने वाली बात नहीं है, ट्रिकी साइंस चैनल का नाम है, ट्रिकी साइंस। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा, जो नए होंगे, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य में रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार होता है, रुधिर परिसंचरण के लिए कौन सा अंग है जो जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले जैसा आप लोगों को पता है कि हृदय जो होता है, हार्ट हमारा, वो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में करता है। और ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कि जैसे हृदय क्या करेगा, पंपिंग करेगा ब्लड की, जो अशुद्ध ब्लड होगा उसको शुद्ध करेगा और शुद्ध करने के बाद बॉडी, संपूर्ण बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा और संपूर्ण बॉडी से अशुद्ध रक्त जो होगा वो हार्ट में आता है। तो कहने का मतलब कि हृदय क्या है, एक पेशीय संरचना है, एक पेशीय संरचना है जिसकी आकृति एक मुट्ठी के समान होती है और यह पंप की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है। इससे पंप क्या करता है, लगातार पंपिंग करता रहता है, अशुद्ध ब्लड को या अशुद्ध चीज़ों को प्योरीफाई करके शुद्ध में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से हमारा जो हृदय है वो हमारे शरीर में अशुद्ध ब्लड को पंपिंग करके शुद्ध ब्लड में प्योरीफाई करता है, शुद्ध ब्लड में कन्वर्ट करता है। तो हृदय क्या है, एक पेशी संरचना है और यह पंप की तरह कार्य करता है। अगर कोष्ठों की बात की जाए तो हृदय 2 कोष्ठ में होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ और कोष्ठक अलग अलग चीजें हैं। अगर कोष्ठ की बात की जाएगी तो 2 कोष्ठ, कौन सा, दाया कोष्ठ और बाया कोष्ठ। और अगर कोष्ठक की बात की जाएगी तो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। पहला होता है दाया अलिंद, दूसरा होता है बाया अलिंद, तीसरा होता है दाया निलय और चौथा होता है बाया निलय। तो 4 कोष्ठक कौन कौन से होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। तो आप लोग देख सकते हैं फिगर में दिखाया भी गया है कि दाया अलिंद वाला भाग ऊपर का है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अलिंद का भाग कहलाता है और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो निलय कहलाता है। तो इस तरीके से इसके 4 कोष्ठ होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। ये 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। अब बात आती है कि हृदय के दोनों कक्ष में अशुद्ध रक्त, ठीक, हृदय के दाएं कक्ष में क्या होता है, अशुद्ध, व बाएं कक्ष में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जो दायां कक्ष होगा उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा और जो बायां कक्ष होगा उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक, अब क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों जैसे, शरीर के विभिन्न अंग जैसे वक्ष हो गया, सिर हो गया, बाह हो गई, इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, बाहों द्वारा और ऊपरी भाग में, इनमें शिराओं द्वारा, ठीक, और एक जोड़ी अग्र महाशिरा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अग्र महाशिरा में पहुंचता है। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, अग्र महाशिरा। तो ऊपरी महाशिरा क्या है, ये वाला भाग है और ये जो दिखाया गया है एरो के माध्यम से दिखाया गया है, ये ब्लड की सप्लाई को दिखाया जा रहा है कि कौन सा ब्लड किधर की ओर जा रहा है और कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। कहने मतलब कि जो ये दाया वाला भाग है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से यहाँ से कन्वर्ट करेगा, यहाँ से ट्रांसफर करेगा और इसके बाद बाएं भाग में जब ये जाएगा तो बाएं भाग में क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध रक्त ऊपरी महाशिरा से चला और यहाँ आते आते ये क्या होगा, मतलब कहने का मतलब कि बायां अलिंद में जैसे ही पहुंचेगा वहां पे ये शुद्ध हो जाएगा और फिर ये ट्रांसफर हो जाता है पूरी की पूरे शरीर में, हमारे पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में ये ट्रांसफर होता है।
तो अशुद्ध रक्त का गमन कौन कर रहे हैं? शिराएं कर रहे हैं। शुद्ध रक्त कौन ले जा रहे हैं? धमनियां ले जा रहे हैं। लेकिन इसका एक अपोजिट साइड भी है कि फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस शिरा भी यहाँ पे शिरा क्या कर रही थी? अशुद्ध रक्त को ट्रांसफर कर रही थी, अशुद्ध रक्त को लेके जा रहे थे। लेकिन जब फुफ्फुस शिरा की बात की जाएगी तो वो शुद्ध रक्त को लेके जाती है, और फुफ्फुस धमनी की बात की जाती है तो अशुद्ध। उसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं, सब कुछ वैसे ही रहता है। लेकिन इसका अपवाद अगर कहें तो अपवाद क्या है? फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। तो महाशिरा में पहुंचता है। अग्र महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं। अब अग्र महाशिरा कहाँ खुलेगी? दाएं अलिंद में खुलेगी। आप लोग देख सकते हैं ये दायां अलिंद हमारा यहाँ पे बना हुआ है, और अग्र महाशिरा यहाँ से आ रही है। कहाँ पे ओपन होगी? इस दाएं अलिंद में ओपन हो जाती है, ठीक, खुल जाती है। फिर क्या होता है कि जब दायां अलिंद सिकुड़ता है, अब इसकी मैकेनिज्म समझिएगा, क्रिया विधि समझिएगा, कैसे ये कार्य करता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ेगा, दायां अलिंद क्या है? ये यहाँ पे जब ये सिकुड़ता है, ठीक, तो महाशिराओं का वाल्व बंद हो जाता है। जैसे यह सिकुड़ेगा, यहाँ पे एक वाल्व की संरचना होती है, यहाँ पे एक कैप्सिट लगी होती है। ये वाल्व क्या होती है? बंद होती है। कब? जब ये सिकुड़ता है, और जैसे ही खुलता है फिर ये वाल्व क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो महाशिराओं का वाल्व बंद हो जाता है, और अलिंद निलय छिद्र खुल जाता है। अलिंद और निलय का छिद्र होता है, या ये कहे कि यहाँ का भाग ये क्या होता है? खुल जाता है, ठीक। और खुलने के बाद क्या होता है कि अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है। अशुद्ध रुधिर कहाँ से? दाएं अलिंद से कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ की ओर। ये भाग हमारा क्या है? दायां निलय है। तो दाएं निलय में पहुंचता है। निलय में संकुचन होने के पश्चात अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनियों द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। अब जब यहाँ पे संकुचन होता है, कहाँ पे? दाएं निलय में, तो पल्मोनरी धमनियों द्वारा कहाँ पे? सीधे फेफड़े में पहुंच जाता है, ठीक, जहाँ पे रुधिर ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध होता है। जहाँ पे रुधिर में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो होती है वो डिजॉल्व करती है, किसमें? ऑक्सीजन में, O2 में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तो जब ब्लड में CO2 की मात्रा कम हो गई, O2 की मात्रा बढ़ गई, तो ब्लड क्या हो गया? प्योरीफाई हो गया, शुद्ध हो गया। अभी तक क्या था? CO2 की मात्रा ज्यादा थी, और इस दाएं अलिंद में इस महाशिरा द्वारा ब्लड आगे की ओर जा रहा है। कहने मतलब इस पूरे पार्ट में जो इधर वाला पार्ट है वो दायां अलिंद और दायां निलय वाला पार्ट है, यहाँ तक तो वह शुद्ध था। लेकिन पल्मोनरी धमनियों द्वारा जैसे ही यह बाएं अलिंद में पहुंचेगा, वहाँ पे O2 डिजॉल्व हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो पाथवे है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाता है, ऊतकों तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड आता है तो ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक। अब अगली बात समझने की बात यह है कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है। फिर क्या है? इसका पाथवे अगर बनता है तो बाएं अलिंद से बाएं निलय में इसका जो पाथवे बनेगा वो बाएं अलिंद से कहाँ की ओर? बाएं निलय में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, ठीक। इसके बाद महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में, बाएं निलय के बाद कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा, महाधमनी में। और महाधमनी ही क्या करती है? कैरी करती है शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई को कौन कैरी करता है? महाधमनी करती है, और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो इसका जो पाथवे बनता है वो पहले बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, इसके बाद महाधमनी लेके कहाँ जाएगी? ब्लड को सब शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाती है, ठीक। तो ये था। और हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन और इसके फैलने को अनुशीतलन करते हैं। दो टर्म्स आते हैं, एक आता है प्रकुंचन
प्रकुंचन, और सेकंड टर्म्स आता है अनुशीतलन। अनुशीतलन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, यही से उठाते कि प्रकुंचन और अनुशीतलन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, यानी कि अकुंचन और प्रकुंचन, प्रकुंचन और अनुशीतलन में क्या अंतर है। तो हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं, तथा इसके फैलने को क्या कहते हैं, अनुशीतलन कहते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है तो ऊपरी महाशिरा वाला जो वाल्व होता है वो बंद हो जाता है और इस क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं। और जब हृदय फैलता है तो ये ब्लड की सप्लाई को पूरी बॉडी में करता है और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुशीतलन कहते हैं। अब अगला टर्म्स इसमें आता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, फिर से इसको समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगला टर्म्स आता है रुधिर दाब या रक्तचाप। रुधिर दाब या रक्तचाप, रुधिर दाब या रक्तचाप। तो रुधिर दाब या रक्तचाप क्या है कि हमारी शरीर की कैपिलरी में जो केशिकाएं हैं जो रक्त की सप्लाई कर रही हैं, ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, उनमें रक्त की अधिकतम मात्रा को और न्यूनतम मात्रा को क्या बोलते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। अधिकतम मात्रा जब होगी तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा और न्यूनतम मात्रा होगी तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो रुधिर दाब क्या है कि जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है, जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब या रक्तचाप कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, प्रकुंचन रुधिर दाब। पहला है प्रकुंचन रुधिर दाब। प्रकुंचन रुधिर दाब, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा है अनुशीतलन रुधिर दाब। कौन सा, अनुशीतलन रुधिर दाब। और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DIASTOLIC, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो रुधिर दाब क्या है, रुधिर दाब में समझे कि जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब या रक्तचाप कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है प्रकुंचन रुधिर दाब, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा है अनुशीतलन रुधिर दाब, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि सामान्य मनुष्य में यह इसकी मात्रा 120 mm/Hg। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जो इस फैग्नोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, इस फैग्नोमीटर, इस फैग्नोमीटर। तो जी जो इसकी इकाई रखी गई है कि कौन सा रुधिर दाब है तो वह प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक है, और कितना रुधिर दाब है तो डायस्टोलिक है। तो याद रखिएगा, सामान्य मनुष्य में 120 mm/Hg वहाँ पे ये देता है मात्रा। जो हमारा स्पेग्नोमीटर तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, नहीं तो पहले वाला जो आता था वो वाला पारा वाला, तो उसमें जब दाबते थे तो उसका जो पारा होता था ऊपर की ओर चढ़ता था और वहाँ पे ऐसे नंबर बने हुए होते थे, पूरी संख्या लिखी हुई होती थी, वो ब्लिंक करता था। पारा एक नंबर पे जाके जब ब्लिंक करता था और उसमें बीपी को नापा जाता था तो वो एक कॉमन नंबर आता था। उसी नंबर के आधार पे हम सर्च करते हैं कि कौन सा रुधिर दाब अभी सामान्य है या कम है, हाई है या लो है। तो अगर सामान्य व्यक्ति होगा तो उसमें 120 mm/Hg होगा, तो यह कौन सा रुधिर दाब होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और अनुशीतलन क्या है कि 80 mm/Hg, 80 mm
mg/hg। याद रखिएगा ये वाला सबसे ऊपर वाला होता है और ये वाला नीचे की ओर होता है। डायस्टोलिक क्या है? अनुशीतलन 80 mm/hg से अगर कम है तो वह इंसान सामान्य नहीं है, और अगर सिस्टोलिक 120 mm से पर hg है तब भी सामान्य नहीं है। अब 120 से अगर ऊपर है तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। और 80 से अगर नीचे होता है तो क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर है, कितने पे? 120 से ऊपर गया तो हाई हो गया और 80 के नीचे गया तो लो हो गया। आगे की वीडियो में कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को हम समझाएंगे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो इस स्थिति में क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घर पे हमारे पहली ऐसी कौन सी जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी इंसान का बीपी बहुत हाई हो गया तो उसको नॉर्मल करना है, या किसी का बहुत लो हो गया तो उसको नॉर्मल करना है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको हम डिटेल में कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो देखने पे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।